गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम चीनी विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं, और जिसमें आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे कि पिछले 2-3 दशक के बाद से जिस प्रकार से चीनी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तो किस प्रकार के बदलाव के मार्ग पर चीनी विदेश नीति अनुगमन कर रही है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, चीनी नेता देंग सियाओपिंग ये जब राष्ट्रपति थे तो इनके राष्ट्रपति काल में चीन की राजनीति और विदेश नीति में दोनों ही क्षेत्र में निर्णायक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आप देखते हैं कि 1970 के बाद से क्रमशः चीनी साम्यवादी दल ने पहले जो माओ की बदनाम सांस्कृतिक जो क्रांति थी, और बाद में धीरे धीरे मार्क्सवाद और लेनिनवाद से भी उन्होंने प्रस्थान करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मूल अर्थव्यवस्था की नीतियों को क्रियान्वित करते हुए चीनी नेता अब खुले तौर पे ये भी कहते हैं कि मार्क्स की मान्यता का हमें आदर करना चाहिए, लेकिन मार्क्स व मार्क्सवाद के साथ धार्मिक पूज्यता का जो संबंध है उसको जोड़ना गलत है। आज चीनी व्यापार में $8 अरब विदेशी पूंजी का विनियोग हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि चीन आर्थिक क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से खुला है, जबकि माओ इसके विपरीत थे। वो क्या कहते थे, क्योंकि वर्तमान में अरबों डॉलर का पूंजी निवेश चीनी अर्थव्यवस्था में हुआ है, जबकि माओ क्या कहते थे कि न तो दुनिया से सहायता लेना, न दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना। मतलब बिल्कुल बंद इकोनॉमी पर विश्वास करते थे। अब चीन ने बाजारोन्मुख आर्थिक सुधार लागू करने का निर्णय कर लिया। इसमें बहुराष्ट्रीय विदेशी निगमों या मतलब कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, और उनकी तकनीक को बड़े क्षेत्र में उन्होंने स्वीकार करना और बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था को विकास करना उन्होंने शामिल करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू कर दी गई। विदेशी निवेश विदेशी कंपनियों को अपने देश में स्वीकार किया। ठीक है, तो अब सैन्य बजट में कटौती करके चीन ने क्या किया, आर्थिक आधार पर ध्यान केंद्रित करके चीन ने अपने स्रोतों को आर्थिक विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित किया। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार इतनी तेज रही कि यदि इस अनुमान से अगर सैन्य बजट में वृद्धि हो तो एक पीढ़ी में चीन स्थायी शक्ति बन सकता है। देंग द्वारा सहकारी कृषि को समाप्त करने, निजी उद्यमों को स्वतंत्रता देने, कई वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करने, बाजार अर्थव्यवस्था के अन्य मापदंड लागू करने के कारण पिछले एक दशक में चीन की अर्थव्यवस्था जबरदस्त 10% यानी डबल डिजिट में प्रति वर्ष वार्षिक दर की दर से उसका विकास हुआ। आधुनिक विज्ञान और तकनीक का भी भारी आयात होने लगा। 1978 के बाद से लगभग 33,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आज विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के पश्चिमी देशों में चीन के द्वारा भेजे गए। चीन ने पिछले 4 दशकों में साम्यवादी शासन में ये सबसे पहली बार हो रहा है कि इस प्रकार की खुली अर्थव्यवस्था को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कभी भी साम्यवादी देश की ये व्यवस्था नहीं रही है, ये उसका अंग नहीं रहा है। अब माओ से न कभी विदेश यात्रा की और न कभी विदेशी अतिथियों से मिलते थे। चाओ एन-लाई सामान्य विदेशी अतिथियों का स्वागत करते थे, किंतु देंग स्वयं भी विदेश यात्रा करते रहे हैं, और प्रधानमंत्री व अन्य सरकारी अधिकारी भी खूब उनकी विदेश यात्रा करते रहे थे। चीन ने एक और तो अमेरिका से दोस्ती कर रखी, दूसरी ओर पूर्वी यूरोप के देशों में सघन यात्रा भी की जा रही है। शक्ति व संपदा बढ़ाकर देंग पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को सोवियत संघ के प्रभाव से अलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से खुली जो अर्थव्यवस्था उन्होंने अपनाई है, इसमें देंग का बहुत बड़ा योगदान है, और देंग के द्वारा ही इस बड़े साहसिक परिवर्तन के कारण चीन आज इस प्रकार से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अपने क्रांतिकारी जोश के विपरीत चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की नीति अपनाई। एशियाई देशों में विशेषकर आप इंडोनेशिया के साथ कूटनीतिक संबंध सुधारने के साथ चीन अपने पड़ोसी राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति अपनाई। साथ ही आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर बल दिया। भारत के साथ चीन का संबंध प्रारंभ हुआ, तथा कश्मीर के प्रश्नों पर भी चीन का विश्व के अन्य देशों की तरह यही कहना है कि दोनों देशों को सीधे बातचीत करनी चाहिए। चीन पाकिस्तान को भारत के साथ संवाद आरंभ करने की सलाह देता रहा। कारगिल मुद्दे पर चीन का समर्थन जुटाने गए पाक प्रधानमंत्री नवाब शरीफ खाली हाथ लौटे। तो चीन और ताइवान के संबंधों में भी परिवर्तन आ रहा है। दोनों देशों ने
मतलब जिस प्रकार से देखा कि 1993 में सिंगापुर की हुई उच्च स्तरीय वार्ता की समाप्ति के बाद 4 ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते खोई हुई डाक की वापसी, सरकारी दस्तावेजों की जांच व दोनों पक्षों की नियमित औपचारिक वार्ता आरंभ करने से संबंधित है। इसमें दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुभारंभ हुआ। भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने जून 2003 में चीन यात्रा के दौरान कहा कि चीनी नेतृत्व की सोच में आए हुए परिवर्तन के कारण सीमा विवाद सुलझाने और आपसी व्यापार बढ़ाने के बारे में चीन के साथ सहमति बन सकी और एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार हुआ। तो देखिए, चीन के बारे में हम सब ये बातें कर रहे हैं, कुछ तो ताइवान के साथ संबंध सुधारे, भारत के साथ भी संबंध सुधारे, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी कथनी करने का अंतर है। आक्रामकता उसकी विदेश नीति की रही विशेषता रही हुई है, लक्षण रहा हुआ है। अब आप तात्कालिक समय में ध्यान रखना, वर्तमान समय में आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए चीन की विदेश नीति के संबंध में, तो आप पिछले यूँ कह सकते हैं 1 साल का जो घटनाक्रम है, यह शेष सभी प्रकार की अपनी जो विदेश नीति उसको बहुत बड़ा परिवर्तन की ओर, बदलाव की ओर चीन की विदेश नीति चल रही है। आप देखिए हांगकांग, आप देखिए ताइवान, भारत के साथ संबंध देखिए, अमेरिका के साथ उसके संबंधों में जो तल्खी आई है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सभी को जो भी अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित टॉपिक हैं, उस टॉपिक को जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में बदलाव आया है, ये आपको करंट पूरा अपडेट करना होगा कि जिस प्रकार से वर्तमान ताइवान और चीन के संबंध बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अमेरिका और चीन के संबंध पूरे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और जहाँ तक भारत और चीन की बात करें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से पिछले 4 महीनों से हमारी जो लद्दाख सीमा है, वहाँ पर पेंगोंग त्सो पे जो फिंगर पॉइंट 4 तक का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर पूरा तनाव बना हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि देखो अभी रूस में भारत के विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री दोनों के मध्य एक आम सहमति बनी है 5 बिंदुओं पर, जिसमें तनाव घटाने पर बल दिया जा रहा है, सेना को पीछे हटाने पर सहमति बनी है। लेकिन चीन के चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जब तक नहीं होता तब तक अपन किसी बात पर पूर्णतः नहीं कह सकते। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चीनी विदेश नीति में कथनीय करने में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। इसको मैं अगला पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें डिटेल से विस्तार से आपको स्पष्ट करूंगा, लेकिन आपको समझना है कि ये चीन की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अब अपन जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं झलकती हैं बदलाव के मार्ग पर, कि चीन अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करता है वर्ल्ड के सामने, विश्व के सामने, कुछ पॉइंट है तो एक एक करके अपन डिस्कशन करते हैं। पहला है सॉफ्ट पावर की छवि को प्रस्तुत करना। मतलब चीनी सरकार अपने देश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में लगा है, और ऐसा ब्रांड जिसमें अन्य देशों को उसी तरह आकर्षित करने की क्षमता है जैसे अमेरिका अपनी संस्कृति, मूल्यों, उत्पादों से करता है। जिस प्रकार से अमेरिका का आज देखें घर घर पिज्जा, बर्गर, हर चीनी प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में, मतलब अमेरिका के जो प्रोडक्ट ब्रांड के रूप में पूरे विश्व में अपनी जो पहचान बनाई है, जैसे मैकडोनाल्ड, इस प्रकार से। तो हाँ, चीन भी ये चाहता है कि जिस प्रकार से अमेरिका का हर, चाहे इकोनॉमिक हो या फिर सोशल हो या कल्चरल हो या और भी किसी संबंधित हो, जिस प्रकार से अपनी वैल्यूज़ और प्रोडक्ट को ब्रांड के रूप में स्थापित करता है, उसी प्रकार से चीन भी चाहता है कि मेरा भी वर्ल्ड के सामने इस प्रकार से ब्रांड हो। अब दशक भर पहले समाजवादी पार्टी ने नया लक्ष्य मतलब जो अपना लक्ष्य टारगेट किया था कि अपनी तेज़ी से बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति के पूरक के रूप में सॉफ्ट पावर निर्मित करना। चीन चाहता है कि वो अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के पूरक के रूप में कौन से पावर, सॉफ्ट पावर। अब इस प्रोजेक्ट में उसने 68,000 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च करता है। डेविड सामा कहते हैं कि इमेज बिल्डिंग का ये जो विश्व में अब तक का सबसे खर्चीला कार्यक्रम है, दुनिया अब तक मतलब चीन अब तक दुनिया के सामने सॉफ्ट पावर की जो इमेज है उसको दर्शाना चाहता है, ताकि विदेशी सहज रूप से अपनी ओर उसका झुकाव रखे। मतलब ये दुनिया को ये जताना चाहता है कि मैं किसी प्रकार आक्रामक नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार से मतलब हस्तक्षेपवादी या फिर विस्तारवादी इस तरीके से न होकर मैं एक संयमित, संतुलित और विकास में विश्वास करने वाला, मतलब अपनी इमेज को सुधारने के लिए जो टेक्निक है, जो डिप्लोमेसी अपनाई जाती है, वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, और उसको चीन बड़े अच्छे ढंग से बुलाना चाह रहा है। और
ये तो कर ही कर रहा है, साथ ही साथ देखेंगे समुद्र घेरेबंदी। अब समुद्र घेरेबंदी का नाम आते आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, किसके बारे में बात की जा रही है? दक्षिण सिंध सागर। दक्षिण सिंध सागर पर चीन अपना मालिकाना हक जताता है, ये कहता है ये पूरा क्षेत्र मेरा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश की सीमा 200 नॉटिकल के अंदर होती है समुद्री सीमा, इससे बाहर है और समुद्र वो सबका साझा समुद्र है, उस पर सबका बराबर का हक है, उस पर कोई अपना एक देश हक नहीं जता सकता है। लेकिन चीन दक्षिण सिंध सागर पूरा अपना अधिकार जताता है। इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। देखेंगे कि वियतनाम है, फिलीपींस, इन देशों के साथ भी चीन के संबंध बेहद खराब है। और यहाँ तक कि जो अमेरिकी जो नौसेना है उनके साथ जिस क्षेत्र को लेकर जो विवाद चल रहा है, देखिए आप दक्षिण सिंध सागर में भारत के उत्खनन से चिढ़े चीन ने हिंद महासागर में खनन विस्तार योजना के द्वारा भारत से टकराव तेज किया। अब देखिए वियतनाम भारत का एक मित्र राष्ट्र, और वियतनाम में तेल व गैस उत्खनन के लिए हमारे भारतीय कंपनी ONGC ने वहाँ पर वियतनाम सरकार से मिलकर वहाँ पे अपना एक प्लांट लगाकर वहाँ पे तेल उत्खनन कर रहा है। ठीक है, अब ये क्षेत्र है, ये दक्षिण सिंध सागर में। चीन कहता है कि इंडिया यहाँ पे क्यों है, इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है? तो बोले भारत का पक्ष है, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम? हम जो वियतनामी सीमा है उसके नज़दीक में और उसके क्षेत्र में कर रहे हैं, आपको इससे क्या लगता है? आप क्यों जताते हो पूरा दक्षिण सिंध सागर मेरा है? और रही बात इतना करते हो तो आप क्या, जो हमारा इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वहाँ पर आप श्रीलंका देखिए, हम्बनटोटा है, या फिर ये ग्वादर है, कोको द्वीप है, ये जितने भी ये क्षेत्र हैं, यहाँ पे क्यों चकमराने आते हो? क्यों आते हैं यहाँ पे? क्या ये चीनी क्षेत्र है? हिंद महासागर के जितने भी ये पड़ोसी राज्य हैं, जिसको मोतियों की माला के तहत तुम जगह जगह अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित कर रहे हो, क्या मतलब है? तो भारत कहते हैं कि जब तुम यहाँ आ सकते तो हम वहाँ क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जब ये कहते हो कि ये समुद्र तो साझा है, तो ये यहाँ पर भी समुद्र साझा है। ये कोई दक्षिण सिंध सागर चीन के बाप की बपोती थोड़ी है कि जो पूरा अपना दावा ठोक ले, ये क्षेत्र पूरा मेरा है। संभव है क्या? तो इसको लेकर दोनों देशों में टकराव होता है। दरअसल चीन ने अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण से पॉलीमेटलिक सल्फाइड अयस्क को खोजने के लिए क्षेत्र विस्तार की जो अपनी अनुमति थी, परमिशन मांगी थी। अनुमति मिलते ही चीन ने हिंद महासागर तल में खनिज खोजने की क्षेत्र विस्तार योजना की घोषणा कर दी। इससे चीन को प्रचुर खनिज संपदा के आंकड़ों को एकत्रित करने के अतिरिक्त भारतीय जल क्षेत्र के निकट अपनी युद्ध पोतों को संचालन का बहाना मिल जाता है। ठीक है, इससे पहले आप सबसे पहले समझिए कि जनवरी 2015 में चीन का एक मछली पकड़ने वाला जहाज बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के बालासोर क्षेत्र में घुस आया था। जब इस जहाज को चुनौती दी गई थी, तब ये भारतीय जल क्षेत्र सीमा से अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की ओर चला गया। उल्लेखनीय है कि बालासोर में भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है। जून महीने में एक खाली चीनी जहाज संदिग्ध अवस्था में अरब सागर में पाया गया था। हालांकि भारत इन घटनाओं को लेकर चीन के साथ अपने रिश्तों को ज़्यादा तुल देने के पक्ष में नहीं है। चीन भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ के साथ साथ श्रीलंका के हम्बनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर, बांग्लादेश के चिटगांव, म्यांमार के सिट्टे जैसे बंदरगाहों को सुविधा विकसित करके भारत की समुद्र घेरेबंदी कर चुका है। मालदीव के सबसे बड़े बंदरगाह माराऊ पर भी चीन अपने नौसैनिक अड्डा बना रहा है। चीन की शहर में नेपाल भी भारत विरोधी गतिविधियाँ कर रहा है, जिसमें जो भी माओवादी है उनको पूरी चीनी सहायता है, वो जग जाहिर है कि पूरी सहायता प्रदान करके इस प्रकार का काम कर रहा है। तो देखिए हिंद महासागर के जो भी देश हैं, इनमें पूरी तरह से भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, इनमें समुद्र घेरेबंदी के तहत सभी पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ये जो बांग्लादेश, म्यांमार, या पूरी तरह से वो अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है। इस प्रकार से भारतीय जल सीमा क्षेत्र में घुसकर कभी कभी जासूसी करने का काम करता है। तो ये जो पूरा समुद्र घेरेबंदी के तहत दक्षिण सिंध सागर है या हिंद महासागर में जो अपने समुद्र घेरेबंदी की नीति है, मोतियों की माला के तहत जो अपना काम कर रहा है, ये तनाव का कारण भी बनता जा रहा है। ठीक है, दूसरा आप देखिए कि पिछले 2 दशक से जिस प्रकार से चीन और अमेरिका के संबंध में जो दूरी आ रही है, इसके विपरीत चीन और पाकिस्तान
पाकिस्तान हमेशा से, शुरुआत से, उसके आज़ादी से हमेशा से अमेरिका के खेमे में बंटा हुआ था, अमेरिका की गोद में था। लेकिन आप देखते हैं कि सन 2000 के बाद से, पिछले 2 दशक की शुरुआत से यह अमेरिका से दूर होता गया और चीन के नज़दीक बढ़ता जा रहा है। आपको पता होगा कि विशेषकर शी जिनपिंग की जो 2015 में पाकिस्तान की यात्रा हुई, इस दौरे के पहले जिनपिंग ने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की थी और कहा कि पाकिस्तान दौरा अपने भाई के घर जैसे घर जाने जैसा लगता है। अपना भाई समझता है पाकिस्तान को। अपने पाकिस्तान दौरे से पहले जिनपिंग ने पाकिस्तान मीडिया में एक लेख छापा जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला पाकिस्तान दौरा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं और नहीं बल्कि अपने ही भाई के घर जा रहा हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। शी जिनपिंग चीन के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने यह भी लिखा कि मैं द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी नेताओं के साथ मिलकर प्रगति की संभावना तलाशूंगा। राष्ट्रपति शी को एक विशेष समारोह में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको निशान है पाकिस्तान, से सम्मानित किया। चीन अब अपने नए सिल्क रूट के रूप में शंघाई के समीपवर्ती शहर ईयू से स्पेन की राजधानी मैड्रिड तक 13,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाना चाहता है। जिनपिंग की इस यात्रा के दौरान चीन के जिनजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना पर भी समझौता हुआ है। यह उसका एक ड्रीम बिजनेस कॉरिडोर है जिससे कि चीन को खाड़ी अफ्रीकी और यूरोप के लिए लघुत्तम मार्ग मिल सके। विदेशी कार्यालय से ब्यौरा दिए बिना कहा कि दोनों देशों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के अंतर्गत अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, संचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौते किए। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के अंतर्गत लगभग 46 अरब डॉलर के समझौते और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। 3,000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर चीन के सुदूर दक्षिण क्षेत्रों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के द्वारा अरब सागर में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की एक विशाल सड़क, रेल, ऊर्जा योजना, पाइपलाइंस और निवेश पार्कों की एक विशाल परियोजना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अंतर्गत चीनी प्रांत जिनजियांग से पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर तक स्थित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक सिल्क रोड के निर्माण की योजना है। इस योजना की लागत 46 अरब डॉलर की है। इससे आगामी 3 वर्षों तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान अपनी यात्रा के दौरान ऊर्जा, परमाणु रिएक्टर, पनडुब्बी सौदा, सड़क, रेल, केबल नेटवर्क के क्षेत्र में विभिन्न समझौते किए और ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के साथ आज अपने संबंध भी बढ़ा रहा है। दूसरा, जो कश्मीर के जो मुद्दा है उस पर भी चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। चीन और पाकिस्तान का 13 मई 2017 को जो समझौता हुआ, उस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नवाब शरीफ और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में चीन ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देने का वादा किया। नवाब शरीफ चीन के वन बेल्ट वन रोड, जिसको ओबोर परियोजना कहते हैं, इसमें शामिल होने आए थे। उनके साथ पाकिस्तान के चारों प्रांतों के मुख्यमंत्री भी थे। चीन और पाकिस्तान के मध्य आर्थिक और तकनीक सहयोग के लिए 3 समझौते हुए और चीन पाकिस्तान को 3.4 अरब युआन ग्वादर बंदरगाह ईस्टवे एक्सप्रेस पर खर्च करेगा। इसके अतिरिक्त चीन हवेलियों, शुष्क बंदरगाहों को विकसित करेगा, M1 मुख्य रेलवे लाइन को भी उन्नत करेगा। तो ये सभी उसके प्रोजेक्ट हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत वो आगे बढ़ रहा है। और अगला है उसकी महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड परियोजना, इसको ओबोर परियोजना के नाम से भी शॉर्ट में जान सकते हैं। चीन ने 14 मई 2017 को बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में लगभग उसमें तत्कालीन समय में 29 देशों के नेता शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, IMF के प्रमुख और 29 देशों के शासनाध्यक्ष, 130 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मामले उठाते हुए इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, क्योंकि ये जो आर्थिक गलियारा है चीन पाकिस्तान, ये हमारे अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर POK से गुजरता है। इसलिए भारत ने कहा कि POK हमारा क्षेत्र और आप इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्षेत्र है। इसलिए भारत ने इसका बहिष्कार किया।
चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने सम्मेलन में कहा कि हम ऐसा मार्ग बनाना चाहते हैं जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्सों में उनके देशों को जोड़े और इस परियोजना से सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग द्वारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ने की परिकल्पना की गई। चीन के अनुसार ओबोर के 2 मार्ग होंगे। पहला जमीनी रास्ते से चीन को मध्य एशिया के द्वारा यूरोप से जोड़ेगा, ठीक है, इसे कभी सिल्क रोड कहा जाता था। तो दूसरा मार्ग समुद्री मार्ग से चीन को दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी अफ्रीका तो यूरोप से जोड़ेगा, इसे मैरीटाइम सिल्क रोड कहा जाता है। सिल्क रोड और मैरीटाइम सिल्क रोड 2 नाम से, जबकि है किसमें, वन बेल्ट वन रोड योजना से। अब चीन को इस योजना से क्या लाभ दिखाई देते हैं? इस्पात व अन्य निर्माण सामग्री को बहुत बड़ा नया बाजार मिलेगा, अत्यधिक उत्पादन की समस्या भी मिल सकेगी, उसे निजात मिलेगा, चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा इन रास्तों के इस्तेमाल के द्वारा, एशिया में बड़ी ताकत बनने की लक्ष्य की ओर बढ़ सकेगा, अमेरिका के सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व कम किया जा सकेगा। ऐसा लगता है कि इस परियोजना के द्वारा चीन भारत को भी घेरने की कोशिश कर रहा है। यह परियोजना गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरती है, जो कि भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। अफ्रीकी देश भी चीन की इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। सम्मेलन में महज 2 अफ्रीकी देश इथियोपिया और केन्या शामिल हुए। नाइजीरिया सहित घाना, अंगोला आदि अफ्रीकी देशों ने चीन का बड़ा कड़ा विरोध किया। लेकिन हम समझते हैं कि इस प्रकार से अपने सॉफ्ट पावर, समुद्र घेरेबंदी या फिर जो अपने जिस प्रकार से पाकिस्तान को साथ लेकर ये अपनी ओबोर परियोजना है, जो या फिर पाकिस्तान चाइना आर्थिक कॉरिडोर है, ये सब लेके जो काम कर रहा है, ये बहुत बड़े बदलाव चीनी विदेश नीति में हमें दिखाई देते हैं।